हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्राइट माइंड गुरुकुल। तो सभी बच्चों को पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला जो पड़ाव है क्लास 10 उसको बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया है। और अब आप लोगों ने चूज किया है कॉमर्स, और इस कॉमर्स की जर्नी में हम आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो जो 11th का सब्जेक्ट्स है, जैसे आपने 10th में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, बहुत सारा मैनेज करना होता था। तो अब आके ये रिड्यूस होके बस 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं अकाउंट्स के। वो क्या होते हैं? अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स के अलावा। कुछ बच्चों के मैथ्स है भी नहीं, कुछ ने लिए हैं। तो बेसिकली जो होता है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। इसमें भी अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स जो होता है वो मिक्स्ड होता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो इसको हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा जो टाइम टेकिंग वाला सब्जेक्ट है वो है अकाउंट्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो हम आज अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये समझते हैं कि अकाउंटिंग है क्या। ओके, सो अकाउंटिंग किसे कहते हैं? जो बोलचाल की भाषा है, अकाउंटिंग है हिसाब किताब रखना। तो ये, और ऐसे हम जो कहते हैं इंग्लिश में, अगर कहना चाहे, इंग्लिश में अगर इसको डिस्क्राइब करना चाहे, तो अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ बिजनेस वाले को ही अकाउंट्स की जरूरत होती है या बाकी लोगों को भी जरूरत होती है? तो अकाउंटिंग सबको जरूरत होती है। अगर कोई नौकरी करने वाला है जो सैलरी अर्न कर रहा है, उसे भी एट द एंड ऑफ द मंथ उसके पास जो सैलरी आती है उसमें से भी वो चॉक आउट करता है कि कितना उसको अपने घर के खर्चों के लिए रखना है, कितना अपने बच्चों के ट्यूशन के लिए रखना है, कितना अपने लोन का रिपेमेंट करना है, इसके अलावा भी कुछ अपना एंटरटेनमेंट के लिए रखना है, और बाकी उसको सेव करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बाद भी साल के एंड में उसको रिटर्न भी भरना होगा, ताकि वो अपना इनकम टैक्स भी टाइम से पे कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए अकाउंटिंग जरूरी होती है। और बिजनेसमैन के लिए वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बिजनेसमैन अपनी पूंजी लगाता है बिजनेस में, जो भी पैसा लगाता है उसके बाद फिर उसे खर्चे करने होते हैं। तो कौन कौन से खर्चे हुए, क्या हुए, कैसे हुए, कितना सेव हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, इस सब चीजों के लिए आपको अकाउंटिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो AICPA है, यानी अमेरिकन इंस्टीट्यूट अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, इसके द्वारा डेफिनेशन को दिया गया है, जिसको हम यूनिवर्सली हर जगह पे इस डेफिनेशन का यूज होता है। तो इसे बच्चों लर्न करना है। तो पहले हम देखते हैं क्या है, इसको स्टडी करते हैं। सो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, the transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof.
बड़ा लंबा सा है डेफिनेशन, लेकिन इसको हम ब्रेक कर करके पढ़ेंगे तो आप देखिएगा बहुत डिफिकल्टी नहीं होगी। तो इस वक्त मैं बोलना चाहती हूँ सारे बच्चों को कि बच्चों प्लीज अपना एक कॉपी जो क्लास में हमारे साथ पढ़ रहे हो उसके लिए एक अलग सा कॉपी रखना, और एक हो सके तो एक सेपरेट कॉपी रखना जिसमें आप अपने इंपॉर्टेंट नोट्स को उसमें नोट डाउन करोगे। ठीक है, एक तो जनरल आप जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ जो भी पढ़ रहे हो, एक अपना फॉर्मूला कॉपी रख लो, कह लो या कुछ भी रख लो, उसको उसमें नोट्स बनाते हुए जाना। और एट द एंड ऑफ द चैप्टर जब हमने पूरा लेक्चर कर लिया उसके बाद आप अपने वर्ड्स में उसको एक समरी बना लो। ठीक है, तभी आपके दिमाग में ये पूरा चीज अच्छे से बैठ जाएगी। और उसमें कोई डिफिकल्टी होगी तो आप मुझे हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पास नंबर है, आप उसमें अपने डाउट्स को लिखोगे, उनसे बात करोगे, कोई भी टॉपिक होगा, कोई भी चीज होगा जो आपको लग रहा है कि डिफिकल्टी हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने डाउट्स को लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको फिर से देख लेते हैं क्या है। इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, transactions, events which are in part at least of financial character, interpreting thereof. अभी आपको ये डिफिकल्टी हो रही है, मैं ब्रेकअप करके इसको समझाती हूँ। आप जरूर मानोगे इस लेक्चर के एंड में आपको देगा, आप देखोगे कि आपको ये अच्छे से याद हो रहा है। अब इस डेफिनेशन को लर्न करने के लिए ये वाला एक एब्रिविएशन है, इसको रट्टा मार दो। इस चीज को आप रट्टा मार दो, इसको जैसे ही रट्टा मार दोगे तो आपको कभी भी कोई पूछेगा क्या अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, तो फट से जैसे ही आप बोलोगे ना IMRC SAC, इस चीज को कहीं पे भी लिखोगे आप पहले ही वो लिख लो, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने में बहुत इजी होगा। इसको चलिए समझते हैं। IMRCSAC, ठीक है, पहला क्या है? आई। आई होता है आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होता है? कोई भी ट्रांजैक्शन होता है जिसमें आपका मनी इन्वॉल्व होता है, उसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे कोई भी एक्शन, आप कुछ भी कहीं पे भी खरीदने जाते हो कुछ, तो आप पैसा पे करते हो और आपको वो सामान मिलता है। ठीक है, तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक, कुछ भी चीज आप कहीं पे पढ़ने जा रहे हो तो आपको फीस पे करना होता है, तो आप फीस पे कर रहे हो, उसके बदले में आपको सर्विस मिलती है, आपकी पढ़ाई आपको मिलती है। तो ये जो है ये एक ट्रांजैक्शन है। तो इसको पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रांजैक्शन क्या है। कहीं पे आप बिजनेस कर रहे हो तो कुछ रॉ मटेरियल परचेज करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी की बिल पे करनी हो रही है, किसी को सैलरी देना हो रहा है, कुछ भी इस तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, इसको आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। ठीक, ये हो गया आइडेंटिफाइंग। सेकंड क्या हो गया? एम। एम का मतलब है मेजरिंग। अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शन है उसको पहले मेजरिंग, मतलब उसको मॉनेटरी टर्म्स में आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। इफ यू फाइंड दैट इट कैन नॉट बी मेजर्ड, अगर मॉनेटरी टर्म्स में उसका मेजर नहीं हो सकता है तो फिर उसकी अकाउंटिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, अकाउंटिंग हम उसी की करते हैं जिसको हम फाइनेंशियल टर्म्स में उसको वैल्यू कर सकते हैं। So M stands for measuring, measuring in terms of money, right? अब क्या है? R. R means recording, recording them in the primary books of accounts. आगे चल के हम पढ़ेंगे, आपने सुना भी होगा जर्नल। जर्नल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जर्नल से ही हम शुरुआत करते हैं अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स का। ठीक है, प्रैक्टिकल जो अकाउंटिंग का पार्ट है वो जर्नल से ही शुरू होता है।
तो जर्नल क्या है आपके लिए? प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो इनिशियल कुछ भी आप करते हो, बिजनेस कर रहे हो तो रिकॉर्ड करना होता है ना। जैसे आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया हो, कुछ भी खरीदा हो, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ भी खरीदा हो तो आप कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करोगे ना। दिन में हो सकता है 10 ट्रांजैक्शन हो गए, 20 ट्रांजैक्शन हो गए, तो आपको कहीं पे रजिस्टर में लिखने की जरूरत तो होगी। तो दैट रजिस्टर, द प्राइमरी बुक्स, दैट इज कॉल्ड द जर्नल, उसमें रिकॉर्ड करना होगा। सो आई आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग हो गया। अब सी, सी इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मतलब, क्लासिफाई किसको कहते हैं कि हम सारे खर्चों को अलग अलग हेड्स में अलग से डालते हैं। जैसे हो गया कि हम दिन में 4 बार एक ही चीज खरीद रहे हैं या खरीद रहे हैं तो सबको परचेज में डाल दिया। कुछ हमने सेल किया तो सारे सेल एक हेड में आ गए। कुछ सैलरी अगर पे करना है, ए बी सी जितने भी पर्सन है सबको सैलरी दिया जा रहा है, तो सबको एक हेड में डाला जाता है सैलरी। तो इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो अकाउंटेंसी में क्या क्या जरूरत होता है? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये 4 चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे बच्चे आप लोग नोट भी करते जाइए। कोई भी चीज अगर आपको नोटिंग करने में देर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आपको ये रिकॉर्डिंग बाद में भी मिल जाएगा, ठीक है? तो घबराना नहीं। हमने फिर पढ़ लिया क्या क्या? IMRC हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बाकी क्या है? SAC। एस मतलब होता है समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स टोटलिंग। अब जैसे आपने क्लासिफाई कर लिया है सारी परचेजेस, सारी सेल्स, सारी सैलरीज, रेंट वगैरह सबका अलग अलग कर लिया। अब इसको टोटल करना है। जो टोटल करके जो एक अमाउंट आएगा एट द एंड ऑफ द ईयर, जब आप अपनी अकाउंटिंग या बैलेंस शीट बनाओगे, तब वो चीज आपकी पोस्टिंग होती है लेजर में, या उसकी समरी बनती है और एक ट्रायल बैलेंस बनता है, ठीक है? सो वो होता है समराइजिंग, टोटलिंग एंड प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आपका बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद फिर फाइनली बैलेंस शीट, ठीक है? तो ये हमारा पूरा अकाउंटिंग का एक पूरा बड़ा एक काम कंप्लीट होता है जब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। लेकिन आगे यहाँ पे भी खत्म नहीं होता है। आगे क्या होता है? एनालाइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग मतलब हमारा जब बन जाता है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको हम पूरी डिटेल्स में उसकी स्टडी होती है, ठीक है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो सारे बैठ के उसके बाद बैलेंस शीट के ऊपर डिस्कशन होता है कि वो साल के एंड में देखते हैं कि हमारे ये बिजनेस का क्या स्टेटस है, ये प्रॉफिट में है या इसके खर्चे इतने ज्यादा हैं कि प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, लॉस में जा रहा है, ठीक है? या बिजनेस इज मेकिंग प्रॉफिट और लॉस। ये एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग होता है। इसके बाद जो लास्ट वाला होता है वो है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मतलब टेलिंग द यूजर्स। तो सारा आपने बना लिया, आपने डिस्कशन भी कर लिया, उसके बाद फिर क्या काम बाकी रह गया? कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। अब यूजर्स कौन है? यूजर्स को भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता देते हैं। यूजर्स वो होते हैं जिसको कुछ फायदा हो रहा है इस इंफॉर्मेशन से। जैसे ओनर हो गया, जिसने पैसा लगाया, उसको तो चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि उसका पैसा ठीक ठाक लगा है, ठीक यूज हो रहा है कि नहीं। अब जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी या बोनस ये भी बेस्ड होती है परफॉर्मेंस के ऊपर, उनको जानने की जरूरत होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनको डिसीजन लेने में हेल्प होगा। फिर बाकी के क्रेडिटर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है?
तो आपने देख लिया, इसको नोट कर लिया। अब हम एक और बार उस डेफिनेशन पे जाते हैं। देख, अब दोबारा इस डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। सो अकाउंटिंग इज द आर्ट। आर्ट मतलब ये एक कला है, ठीक है। कला किस चीज का? ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। एक तो हो गया रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, हम लोगों ने पढ़ा था ना, सारी चीजों को हमने पढ़ा था। रिकॉर्डिंग भी पढ़ा था, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। क्लासिफाइंग भी हमने पढ़ा था, क्लासिफाई करके अलग अलग हेड्स पे सबको क्लासिफाई किया जा रहा है। उसके बाद फिर समराइजिंग, समराइजिंग टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। ठीक है, समझ गए? अब इस डेफिनेशन को देखो, थोड़ा सा आसान हुआ कि नहीं? ठीक है। So accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results there। आसान हुआ थोड़ा? चलो, अंडरस्टैंडिंग दिस डेफिनेशन, ठीक है। IMRC, IMRC, SAC। अब इसको ब्रेक किया है दो पार्ट में, क्यों? क्योंकि जो IMRC का काम है वो है एंट्री इन प्राइमरी बुक्स, यानी जर्नल और लेजर। जर्नल में हम सिर्फ एंट्री करते हैं और लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं। वो आगे चल के आप और भी अच्छे से समझोगे, अभी आपको समझाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इतना डिटेल्स में आज नहीं पढ़ाती हूँ, ठीक है। फिर भी आपको ये दिमाग में रखना है कि ये प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल आता है, उसके बाद फिर पोस्टिंग होती है लेजर में, ठीक है। और उसके बाद आता है SAC। ये क्या काम होता है इसमें? प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, बनता है, जो लास्ट में बैलेंस शीट होता है, जिसके ऊपर पूरी इंटरप्रिटेशन होती है। जो हम लोग की आपने सुना होगा, किसी भी कंपनी, बड़े कंपनी में रिलायंस हो गया और भी सारी कंपनीज हैं, उसमें एक बोर्ड मीटिंग होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होता है, उसमें आपका पूरा बैलेंस शीट होता है, उसको डिस्कस करते हैं वो। कंपनी बताती है अपने शेयर होल्डर्स को कि इसका बैलेंस शीट का स्टेटस क्या है, और उसके ऊपर ये डिस्कशन होता है। सो दिस इज द अल्टीमेट थिंग दैट इज मेड इन केस ऑफ पूरा बिजनेस, ठीक है। अब आ गया, आपको बताया था ना, यूजर्स। अब हमारे बैलेंस शीट या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो होता है, उसमें यूजर्स कौन होते हैं, अपने बिजनेस के यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है। इसको डिवाइड किया गया है इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के अपने लोग होते हैं, वो इंटरनल हो गए, और जो आउटसाइडर हो गए वो हो गए एक्सटर्नल। अब कंपनी के इंटरनल यूजर्स, जिनको एक बिजनेस के परफॉर्मेंस या बिजनेस के रिजल्ट से कुछ इफेक्ट होता है, कुछ मतलब होता है, वो कौन होते हैं? वो होते हैं आपके ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज। ओनर्स क्यों? ओनर अपना कैपिटल पूरा लगाता है बिजनेस में, ठीक है। जो ओनर पैसा ले आके बिजनेस में डालता है, उसको हम कहते हैं कैपिटल।
वो पैसा लगा रहा है, उसको तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि हमें पता तो चले कि मैंने जो पैसा लगाया है वो मेरा प्रॉफिट दे रहा है या बेकार हो रहा है, हमारा लॉस ही लॉस चल रहा है। सो ही इज द फर्स्ट हाउ देयर कैपिटल इज यूज्ड। कैपिटल यानी जो ओनर ने पैसा लगाया है, ठीक, ओनर का पैसा, ओनर्स मनी इन बिजनेस। तो हाउ देयर कैपिटल इज यूज्ड, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है उसको इसी से मतलब है, ठीक। मैनेजमेंट कौन होते हैं? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो इस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि आगे का हमारा डिसीजन क्या होगा, कि हमारा जो पॉलिसी है, कंपनी की जो पॉलिसी बनी है वो ठीक है या उस पे हमें कोई सुधार की जरूरत है। इसको डिसाइड करने के लिए मैनेजमेंट को बैलेंस शीट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने की जरूरत होती है। तो बच्चे अकाउंटिंग ठीक से होगा तभी तो हमारा ये सब प्रिपेयर होगा। सो अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एवरी ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एंड एम्प्लॉइज को क्यों जरूरत होता है? क्योंकि उसका बोनस डिपेंड होता है प्रॉफिट पे। अगर बिजनेस का प्रॉफिट बहुत ज्यादा है तो उसी के बेसिस पे उसे बोनस मिल सकता है, अगर नहीं कंपनी अच्छे से चल रही है तो बोनस भी नहीं मिलने वाला है। सो दीज आर द थ्री इंटरनल यूजर्स, ओनर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। अब आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल यूजर्स में किस किस को अफेक्ट होता है? बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, बिजनेस का क्या स्टेटस है, उससे कौन कौन इफेक्ट होता है? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्यों? क्योंकि बिजनेस को लोन लेने की जरूरत होती है तो वो बैंक से लोन लेता है। अब बैंक वाले पैसा देते हैं, बहुत चीज वो चेक करते हैं, उनको ये भी चेक करना होता है कि ये बिजनेस अगर डूब रहा होगा तो उसका पैसा भी डूब जाएगा। तो उसे जरूरत होती है हर वक्त चेक करने की कि ये जो पैसा मैंने दिया है वो टाइम टू टाइम मुझे वापस रीपे होगा कि नहीं, ठीक है। तो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो एक्सटर्नल यूजर है, क्योंकि ये इंटरनल कोई नहीं है, ये एक्सटर्नल में आते हैं। इन्वेस्टर हो गए जो कुछ पैसा लगाए हुए हैं बिजनेस में, उनको भी ये सेम चीज की जरूरत होती है कि मैंने जो पैसा लगाया बिजनेस में मेरा डूब तो नहीं रहा है और वो रिकवरी हो सकता है कि नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर मेकिंग पॉलिसी डिसीजन, अगर बिजनेसेस अच्छे चल रहे हैं, जैसे आपके रिलायंस चल रहे हैं, ठीक है, अंबानी है, अदानी है, इन लोगों के बिजनेस जो चल रहे हैं, इससे गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, क्योंकि बहुत सारी जो टैक्स कलेक्शंस होता है या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे ये गवर्नमेंट को फायदा होता है। गवर्नमेंट को फायदा कैसे होता है? गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन के रूप में अपनी ट्रेजरी में उनका पैसा आता है, उसी पैसे से वो सारी डेवलपमेंट्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, कोई भी बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है तो गवर्नमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। कंज्यूमर्स हो गए, उन्हें भी चाहिए कि ये, हम लोग भी जाते हैं कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो हम लोग ब्रांड भी देखते हैं ना, अच्छा ये अच्छे ब्रांड का है तो ये अच्छा ही होगा। अगर कोई नए ब्रांड का है तो फिर वो डाउट होता है, पता नहीं ये कंपनी बंद तो ना हो जाए, तो इस तरह से जज करते हैं लोग। सो कंज्यूमर्स भी। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे कंपनी ने कुछ परचेज किया हुआ है, ठीक है, उनको कंपनी ने परचेज किया है ऑन क्रेडिट। ये अब आगे चल के पढ़ोगे कि जो परचेज होता है दो तरह के होते हैं, एक कैश परचेज और एक क्रेडिट परचेज। कैश परचेज जो होता है कि हमने परचेज किया, कैश दिया, खत्म हो गया। जो क्रेडिट परचेज होता है उसमें ये होता है कि हमने परचेज किया विद अ प्रॉमिस कि मैं कुछ दिन के बाद ये पैसा दूंगा। तो बिजनेस ने अगर किसी से परचेज किया है ऑन क्रेडिट तो वो क्रेडिटर हुआ जिसने बिजनेस को ये सामान दिया है। तो क्रेडिटर्स को हमेशा ये देखना पड़ता है कि बिजनेस ठीक ठाक चल रहा होगा तो उनका पैसा भी वापस आएगा,
नहीं तो अगर बिजनेस ना चले तो उनका पैसा भी डूब सकता है। तो ये एक एक्सटर्नल यूजर हो गए और पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, देख लो बच्चों, इसको भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, नोट्स भी बनाते रहना। ये सारा आपका जो अकाउंटेंसी के 4-5 चैप्टर्स हैं वो आपके थ्योरी चैप्टर्स हैं, और उस थ्योरी को पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस थ्योरी से आता है। और बेसिकली थोड़ा थ्योरी आप अगर इनिशियल क्लासेस में अगर आप पढ़ लोगे ये, तो आपको आगे चल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में बहुत आसान रहेगा, आपको समझ में आएगा, क्लैरिटी होगी। ठीक है, now we are going to study the branches of accounting. Branches of accounting basically 3 मेजर ब्रांचेस हैं जो सबसे पॉपुलर है। अभी और भी आ गए हैं तरह तरह के, लेकिन ये 3 ब्रांचेस हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है और जिसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो ब्रांचेस क्या क्या हो रहे हैं? फाइनेंशियल हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया। ठीक है, फाइनेंशियल हो गया जैसे एज द नेम डिपिक्ट्स, फाइनेंशियल मींस रिलेटिंग टू फाइनेंसेस, रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, रिलेटिंग टू मनी, मॉनेटरी वैल्यू में जो भी फाइनेंस। तो ये कंसर्न होता है, ये जो डिपार्टमेंट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो ब्रांच है, दैट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑल योर ट्रांजैक्शंस। उसके बाद उसके बेसिस पे आपकी ट्रायल बैलेंस, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो ब्रांच है उसका काम होता है। ठीक है, तो ऑल द रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली आपके ट्रांजैक्शंस, बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको एक फ्लो चार्ट में आप समझोगे तो बहुत आसान होगा, मैं समझाऊंगी उसके बारे में भी आगे। ठीक है, तो पहले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गए, इनिशियली आपने पढ़ा, पहले आपकी रिकॉर्डिंग हो गई, जर्नल में, उसके बाद फिर आपने लेजर में इसकी पोस्टिंग कर दी, उसके बाद फिर आपने इसको इसके बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनाया, उसके बाद फिर आपने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आपने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फाइनली बना आपका बैलेंस शीट। ठीक है, ये हमारा फ्लो चार्ट होता है पूरे ट्रांजैक्शंस का। पहले रिकॉर्डिंग होता है प्रॉपर, अगर आपकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर हुई तभी आपकी बैलेंस शीट ठीक ठाक बनेगी। सो ईच लेवल इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये पूरा काम होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चलो अब चलते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग। जो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, एज द नेम सजेस्ट, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, जितने भी खर्चे होते हैं बिजनेसेस में, वो सबको लेके वो कंसर्न होती है, और वो ये देखती है कि बिजनेस में जो कॉस्ट जिस तरह से चॉक आउट किया गया है या बजट जो बनाया गया है वो प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, तो मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स वो देखेगी कि नहीं ये कॉस्ट शायद बहुत ज्यादा है इसीलिए सेल नहीं हो रहा है मार्केट में, या मार्केट की क्या ट्रेंड है। तो ये सारी चीजें ये कॉस्ट डिपार्टमेंट जो कॉस्ट अकाउंटिंग ब्रांच होती है वो ये करती है, और इसी के बेसिस पे बजटिंग वगैरह सब कुछ होता है। ठीक है, तो एज द नेम सजेस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स प्राइसेस, जो प्राइसेस वगैरह बिजनेस में प्रोडक्ट्स की प्राइसेस रहती हैं और सर्विसेज होती है उसमें हमें क्या प्राइस डालना चाहिए, ये सारा चीज
ये डिपार्टमेंट देखती है। ठीक? अब आ गया मैनेजमेंट। जो ये इसका जो रिजल्ट होता है और इसका जो रिजल्ट होता है, इसी के बेसिस पे मैनेजमेंट पूरा डिसीजन लेती है। ठीक है, जो डिसीजन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने जो बैलेंस शीट बना के दी, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने जो कॉस्ट के बारे में अपडेट्स दिया, बजटिंग करके दिया, उसके बेसिस पे मैनेजमेंट डिसीजन लेती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का काम। इसके अलावा भी बहुत सारे और एक मिनट, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं बच्चों। ठीक है, 5 मिनट्स आप भी इसको देख लो। इसको एक स्क्रीनशॉट आपको लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। एक और चीज है कि आप अपने डाउट्स को बताते रहिएगा। ठीक है, आपके डाउट्स के बेसिस पे मैं आपको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी चीजें आप बताएंगे, उसको टेक अप किया जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कुछ इसमें आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। कुछ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को दोबारा थोड़ा सा और एक्सप्लेन इलैबोरेट वैसे मैं कर देती हूँ। सो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसका काम बहुत लंबा सा रहता है, क्योंकि उसको इस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी काम होता है उसके बेसिस पे पूरा आगे का जो चॉकआउट होगा प्लान वो होता है। क्योंकि आपकी बैलेंस शीट जब तक नहीं सामने होगी तब तक मैनेजमेंट कोई डिसीजन ले नहीं सकेगा। ठीक है, तो इसका काम क्या है, देखना ये कि प्रॉपर रिकॉर्डिंग बुक्स में हो रही है कि नहीं। प्रॉपर रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट बनता है, आपको प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा बता दूं, आप जो बैलेंस शीट बनता है, बैलेंस शीट उसके बाद ऑडिट होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो उसको ऑडिट करते हैं, उसके सिग्नेचर अपना करते हैं कि हाँ मैंने पूरा चेक कर लिया, ये बैलेंस शीट पूरा ठीक है। उस सिग्नेचर के बेसिस पे बैंक में अगर जाओ तो वहां पे भी आपका ये चीज जो अगर साइन किया हुआ बैलेंस शीट है, बैंक उसको एक्सेप्ट कर लेता है। उसी के बेसिस पे आपके बिजनेस में अगर लोन की जरूरत है तो लोन देगा। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज डन बाय एक्सपर्ट्स। तो इसमें एक और बात बता दूं मैं, ये स्टार्ट होता है आपका ट्रांजैक्शंस, जैसे हमने पढ़ा कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसकी पहले रिकॉर्डिंग होती है, और रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहला बुक होता है जर्नल। जर्नल हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी घबराना नहीं, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जर्नल जब हो जाता है उसके बाद फिर इसकी पोस्टिंग होती है लेजर में। ठीक है, लेजर इज अ समरी, समराइज। जैसे जर्नल होता है डे वाइज आपको लिखना पड़ता है एक एक ट्रांजैक्शन पूरा, और लेजर होता है मंथ के एंड में हो सकता है, या फिर क्वार्टरली हो गया, क्वार्टरली इसकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, ये इसके बेसिस पे आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमारा मैच होना चाहिए, ट्रायल बैलेंस हमारा मैच होना चाहिए
जब मैच हो जाता है उसके बेसिस पे हमारा बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड उसके बाद फिर बैलेंस शीट, राइट? ओके, आपको मैं मिल लेती हूँ तब। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग किसी को समझना है, मैं दोबारा बता देती हूँ आपको उसके बारे में। ये आपको समझ में आ गया? फिर आता है कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग वो होता है डिपार्टमेंट जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कोई भी बिजनेस या तो प्रोडक्ट बेचती है या सर्विसेज बेचती है, तो दोनों में से कोई भी चीज का कॉस्टिंग, वेदर इट इज ओके, इफ इट इज ओके, प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस ठीक ठाक है, उसकी लिक्विडिटी, उसका सब कुछ ठीक है, तो इट्स ओके। अगर कहीं पे चेंज करने की जरूरत है तो इस डिपार्टमेंट के बेसिस पे ये चेंज होता है, ओके? उसके बाद फिर डिसीजन मैनेजमेंट लेती है, ठीक है? तो ये हो गया, ये आई होप ये क्लियर है सबको। अब एक और बार एक डाउट आया है, यूजर्स, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग की डाउट आई हुई है, ठीक है? इसको एक और बार पिकअप करते हैं, देखते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग यानी पूरी जो आपकी अकाउंटिंग होती है उसमें कौन कौन से पर्सन्स हैं जिनको इससे फायदा हो रहा है, ठीक है? इसमें दो टाइप के यूजर्स में इसको ब्रेकअप किया गया है, आप समझो। पहले यूजर्स हो गए यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, एक हो गया इंटरनल यूजर, इंटरनल यूजर, और एक हो गया एक्सटर्नल यूजर। बिजनेस में दो तरह के अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं जिनको अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन से फायदा होना है या उसी के बेसिस पे उसको आगे कोई भी डिसीजन लेना होगा। तो कौन कौन से यूजर्स होते हैं? जो इंटरनल हो गए, दोज आर पर्सन्स हु आर फ्रॉम द बिजनेस, जो बिजनेस के ही पर्सन्स है। बिजनेस में सबसे पहला कौन हो गया? ओनर। ओनर वो होता है जो कैपिटल, जो अपना पूंजी लगाता है बिजनेस में, ठीक है? लेकिन ये भी आगे चल के आप समझोगे, जो बिजनेसमैन होता है वो अपना पैसा लगा रहा है बिजनेस में, तो हम बिजनेस को अलग समझते हैं, ओनर को अलग समझते हैं, ठीक? तो ओनर जो होता है उसने बिजनेस में कैपिटल लगाया है, तो उसे ये पता होना चाहिए ना कि उसका कैपिटल जो लगा है, वेदर वो खर्चा जो हो रहा है, जो 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 चीजों में उसका जो कैपिटल यूज हो रहा है, वो फायदा हो रहा है या बर्बाद हो रहा है, ठीक है? प्रॉपर्ली उसका यूज हो रहा है या नहीं, हाउ देयर कैपिटल इज यूज्ड, प्रॉफिट या लॉस आ रहा है कि हाउ देयर कैपिटल इज यूज्ड। कैपिटल, कैपिटल हम पढ़ेंगे, एक नया वर्ड है ये अकाउंटिंग टर्म्स, ये खत्म होने के बाद हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर पढ़ेंगे। अकाउंटिंग टर्म्स आपको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ टर्म्स आते रहेंगे जो नए हैं आप लोगों के लिए भी, कॉमर्स में, अकाउंट्स में, तो वो टर्म्स को भी समझना बहुत जरूरी है। तो ये पूरे क्लास में आपके पास कैपिटल बार बार मैंने बोला है, ठीक है? तो कैपिटल समझना है, ये ओनर का पैसा है जो वो पूंजी बिजनेस में लगाता है। The amount, the initial amount of money that he invests into the business. This may be in terms of cash, cash भी हो सकता है या assets भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ प्लांट एंड मशीनरी उसने लगा दिया कि मेरे पास पड़ा हुआ है, ये वाला बिजनेस में यूज होगा तो इसको भी हम डालते हैं, ठीक है? तो कैपिटल ओनर का पैसा है, ओनर को जानने की जरूरत है कि उसका कैपिटल ठीक ठाक यूटिलाइज हो रहा है या नहीं। सेकंड है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन होते हैं? मैनेजमेंट ओनर नहीं होता है, मैनेजमेंट वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिसको बिजनेस अपॉइंट करती है, ठीक है? डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, वो आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं। आउटसाइडर्स होते हैं
जिनको वो टीम में डाला गया है इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए। उनको जरूरत होती है ताकि वो प्रॉपर डिसीजन ले सकें। एम्प्लॉयज होती हैं, एम्प्लॉयज क्योंकि उनका जो एम्प्लॉयज को सैलरी तो मिल ही रहा है, ठीक है, सैलरी के अलावा भी बोनस के हकदार होते हैं। प्रॉफिट पे रही बिजनेस तो उनको बोनस मिलेगा, नहीं रही तो वो बोनस भी नहीं मिलेगा। तो एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा यूजफुल, मतलब बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटस को जानना उनके लिए जरूरी होता है। तो ये तीन जो हैं ये इंटरनल यूजर्स होते हैं, ओनर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। हो गया। अब एक्सटर्नल यूजर्स कौन हो गए? वो बिजनेस के इंटरनल पर्सन्स नहीं है, वो पर्सन है जो बिजनेस से उसका कुछ लेन देन है। वो ना तो एम्प्लॉयज होते हैं, ना वहां पे काम करने वाले होते हैं, ना ये ओनर होते हैं, लेकिन उनका बिजनेस से कुछ लेन देन है। क्या है, कैसे है? जैसे बैंक हो गया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक्स जहां बिजनेस वहां से बैंक से लोन लेता है, तो बिजनेस को बीच बीच में अपना जितना पूंजी लगाता है उसके अलावा भी उसे आगे चल के कुछ और इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो वो या तो बैंक से लोन लेता है, बैंक से लोन, या किसी इन्वेस्टर का से पैसा लेता है, ठीक है। तो ये दोनों को ये जानने की जरूरत होती है कि बिजनेस का स्टेटस क्या है, और वो जो लोन दिया है वो बिजनेस मतलब वो रिकवरी हो सकता है कि नहीं, लोन का पैसा बिजनेस वापस दे सकेगी कि नहीं, ठीक है। तो उसे बैंक को जरूरत होता है, इन्वेस्टर्स को भी जरूरत होता है, ठीक है। थर्ड क्या हो गया? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अथॉरिटीज। गवर्नमेंट अथॉरिटीज बहुत सारी पॉलिसी डिसीजंस भी बेस होती हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उसके वर्किंग के ऊपर बेस करके बहुत सारी पॉलिसी डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। इसमें भी जैसे टैक्सेशन, टैक्स कलेक्शन होता है, तो टैक्स कलेक्शन एक इंडिविजुअल जो टैक्स देता है उससे भी गवर्नमेंट की ट्रेजरी में आता है, प्लस ये जो बड़े बिजनेसेस होते हैं इनसे भी कलेक्शन आता है गवर्नमेंट ट्रेजरी में, और उस गवर्नमेंट ट्रेजरी के पैसे से हमारा बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत चीजों में यूज होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी बड़े बिजनेसेस के अकाउंट से या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। उसी के बेसिस पे डिसीजन, बहुत सारी पॉलिसी डिसीजंस आगे चल के ले सकते हैं, ठीक है। वेरीफाई करना। कंज्यूमर्स होते हैं कौन? कंज्यूमर्स जो बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स या सर्विस को यूज करते हैं, जो प्रोडक्ट्स और सर्विस, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, हम लोग भी शॉपिंग करने जाते हैं तो हम एक ही तरह का सामान, जैसे बिस्किट अगर मिल रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के मिलते हैं, तो बहुत कम ऐसा होता है कि हम नया बिस्किट हो सकता है ट्राई करें। खाने पीने का सामान हम देखते हैं ब्रांडेड है तो हम उसको बेझिझक ले लेते हैं, और अगर कोई नया है तो हम थोड़ा सा झिझकते हैं कि इसे लेना चाहिए या नहीं। तो कंज्यूमर्स को भी जरूरत होती है, वो फिर देखती है कि ये बिजनेस अच्छा चल रहा है, अगर इसका अच्छा चल रहा है तो वो उसकी चीजों को ट्राई करने में कोई उसे परेशानी नहीं होती, ठीक है। और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? बिजनेस जिससे कुछ सामान परचेज करती है, तो ये मैंने डिस्कस किया था कि जो परचेज होता है वो दो तरह का होता है। एक परचेज होता है जो आप कैश में परचेज करते हो, किसी से आपने परचेज किया, उसको पेमेंट किया, ये ट्रांजैक्शन खत्म हो गई। और दूसरा होता है क्रेडिट। द क्रेडिट परचेज है तो किसी से आपने परचेज किया ऑन क्रेडिट, यानी आप तुरंत पैसा नहीं देते हो, उसको आप प्रॉमिस करते हो कि मैं थोड़े दिन के बाद, मुझे टाइम दे दिया जाए, उस टाइम पीरियड में मैं उसको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो वो क्रेडिटर्स जो होते हैं वो उनका भी
वो डिपेंड करता है कि बिजनेस अगर ठीक चल रहा है तो उसका पैसा बिजनेस दे देगी, अगर नहीं चल रहा है तो उसे भी परेशानी होती है। सो ये भी एक्सटर्नल यूजर्स ही होते हैं, इंटरनल तो हुए नहीं, ये एक्सटर्नल यूजर ही हुए जिनको बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटस की जानकारी होना जरूरी है, तभी तो वो सैंक्शन होगा कि हाँ मेरा पैसा मुझे टाइम से मिल पाएगा या नहीं। ठीक है, और पब्लिक एट लार्ज हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देख लो, अगर इसमें आपको कोई भी चीज, आप खुद से भी इस चीज को समझने की कोशिश करोगे कहीं पे कोई, और इसकी नोट्स जब बनाओगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ ये वाला चीज मैं खुद इलैबोरेट कर पा रही हूँ या नहीं। चलो, आई थिंक आज हम लोगों ने काफी कुछ रिव्यू किया है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग टर्म्स ये आपका एक सेपरेट चैप्टर है, लेकिन आज मैं आपके साथ दो अकाउंटिंग टर्म डिस्कस करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि ये बार बार आया है। एक तो ट्रांजैक्शन हम लोगों ने बहुत बार बोला, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो क्या होता है, और कैपिटल, ये दोनों टर्म्स हमने काफी यूज किया, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या है। ट्रांजैक्शन इज अ बिजनेस एक्टिविटी that involves exchange of money or value between two or more parties, and it directly affects the financial position of a business. So transaction कोई भी जो भी है, it's a business activity, कोई भी एक्टिविटी जो बिजनेस एक्टिविटी है, ऐसा नहीं कि कोई एक, जैसे आपने अपने दोस्त को कुछ सामान दिया, ठीक है, एक ट्रांजैक्शन हुआ, उसके बदले में उसने आपको कुछ दिया, तो वो एक ट्रांजैक्शन हुआ, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, ट्रांजैक्शन उस तरह की चीज है जो एक बिजनेस एक्टिविटी है और इसमें मनी इन्वॉल्व है। ठीक है, बिटवीन टू और मोर पार्टीज, ट्रांजैक्शन हमेशा दो लोगों के बीच होता है, ताकि एक ने दिया और दूसरे ने उसको रिसीव किया। And it directly affects the financial position of the business. एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹5,000, आपने किसी से परचेज किया ₹5,000 गुड्स, ठीक है, तो आपने कुछ सामान आपको मिला और उसके बदले में आपने ₹5,000 दिया, तो ये एक दो डबल एंट्री, डबल एंट्री सिस्टम भी इम्पोर्टेंट है, जो हमारी पूरी अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होगी। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन ये होता है कि आपने कुछ सामान लिया, खरीदा और उसके बदले में आपने पैसा दिया। पेमेंट टू सप्लायर, ठीक है, सप्लायर से आपने कुछ परचेज किया, उसको आपने पेमेंट किया। रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम ए कस्टमर, कस्टमर को आपने सेल किया और उससे आपको पैसा मिला। तो इस तरह की चीजें, ये इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। ठीक है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो जिसमें एक्सचेंज ऑफ मनी होता है और इससे फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इफेक्टेड होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? कैपिटल। Capital is the amount invested by the owner in the firm. It may be brought in the form of cash or asset by the owner for the business entity. It is an obligation and a claim on the asset of the business. ये क्या होता है? It is therefore shown as capital on the liability side. तो ये चार चीजें हैं: अमाउंट,
अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ठीक है, एक तो कैपिटल होता है, इन्वेस्टर जो होता है, जो ओनर होता है, वो पैसा जो लाता है, दैट मे बी इन टर्म्स ऑफ कैश और एसेट। हो गया? इट इज एन ऑब्लिगेशन एंड अ क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ये क्या है? इट इज एन ऑब्लिगेशन, यानी बिजनेस में ये जो ओनर ने पैसा दिया है उसको हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। पैसा आया, लेकिन ये लायबिलिटी साइड में होता है। अब एक एसेट साइड होता है, एक लायबिलिटी साइड होता है। ठीक है, एसेट्स मतलब हमने, हमारे पास जो है, जो हमारी संपत्ति है। और लायबिलिटीज क्या होता है? जो हमें किसी को पे करना है। तो जो कैपिटल होता है, कैपिटल तो पैसा आया, कैश या एसेट। जब कैश या एसेट आ रहा है तो वो ऑब्लिगेशन कैसे बन गया भाई? कैश बिजनेस में आया, लेकिन हम साइमल्टेनियसली उसको कैपिटल लायबिलिटीज के अंदर रखते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज कभी आगे चल के बिजनेस बंद हो गया, खत्म हो गया, तो जो पैसा रहता है, जो एसेट्स या कैश या बैंक रहता है, उसमें से पहले ओनर का पैसा दिया जाता है। ठीक है, ओनर को भी मिलेगा वो पैसा। अगर बिजनेस बंद हो जाता है तो उसने जितना पूंजी अपना लगाया था उसको हक है वो पैसा विड्रॉ करने का। इसीलिए ये कहा जाता है कि बिजनेस के लिए ये एक ऑब्लिगेशन है। It is therefore shown as capital on the liability side. ठीक है, तो आप लोग घबराओ नहीं, ये आगे और भी डिटेल में हम पढ़ेंगे तब ये क्लियर होगा। अभी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट चीज हम डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो हम बस इतना ही आज पढ़ेंगे। एक बार फिर से थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इज, हमने डेफिनेशन पढ़ा था, वही लंबा सा एक डेफिनेशन जिसको आपको रट्टा मारना है, क्योंकि आपकी थ्योरी में जब आएगा तो आपको ये डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। सो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events, ठीक है, which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. अब ये पूरा मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? बताओ। जब हमने इतना कुछ पढ़ लिया है तो मुझे लगता है अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि अकाउंटिंग को बस एक लाइन में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लेमन टर्म्स, इट इज अ प्रोसेस टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बस इतना लिख दोगे वो गलत नहीं है, लेकिन ये पूरा एक्सप्लेन नहीं करता है कि ये अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग इज अ लंबा चीज, इतना छोटा सा बता देंगे, उसके बाद फिर बैलेंस शीट जो बनाएंगे इतनी सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो ये एक लाइन में ये समझना समझाना इज नॉट ओके। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in significant manner and in terms of money, transactions and events, which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof, right? उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको, ये तो बहुत अच्छे से रट्टा मार देना बेटा, सारे बच्चों को बताया जा रहा है। बच्चे ये पूरा एकदम अच्छे से इसको रट्टा मार देना। आज सोते सोते भी यही समझ लर्न करना, IMRC SAC ये लर्न हो जाए,
आप पूरा अच्छे से समझ जाओगे ये क्या क्या है, इसका एक एक का फंक्शन आप उसके बाद फिर इलैबोरेट करोगे। आइडेंटिफाई, measuring in terms of money, R recording in primary books of account, C classify, ठीक है। उसके बाद summarizing, SAC, SAC, S is summarizing, A is analyzing and communicating, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, तीनों ब्रांचेस है, इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांचेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ सकते हो आप लोग। टैक्स डिपार्टमेंट है, फिर CSR है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारे हैं, लेकिन आपको जो याद रखना वो यही तीनों है। इसके अलावा हम लोगों ने दो अकाउंटिंग टर्म्स भी पढ़े, ट्रांजैक्शन एंड कैपिटल, ठीक है। आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि पहले दिन के लिए काफी कुछ थ्योरी हमने पढ़ लिया है और इस क्लास को खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल, अकाउंटिंग टर्म्स, ये सारा मिक्स एंड मैच करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।